शुरुआत करते हैं श्रद्धांजलि के साथ एक दुखद खबर के साथ, क्योंकि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर ट्वीट किया और कहा कि मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन पर स्तब्ध हूं, दुखी हूं। शिंजो आबे भारत जापान संबंधों को एक विशेष रणनीति और वैश्विक साझेदारी के स्तर पर ले जाने में बड़े योगदान उनका रहा है और आज पूरा भारत जापान के साथ शोक मनाता है। हम इस कठिन क्षण में अपने जापानी भाइयों और बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। शिंजो आबे के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। वहीं शिंजो आबे के निधन पर सोनिया गांधी ने भी दुख जताया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, शिंजो आबे की हत्या से मैं स्तब्ध हूं। भारत के सच्चे दोस्त और शुभचिंतक थे शिंजो आबे। ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका है। शिंजो आबे को हमेशा याद किया जाएगा। कई सालों तक आबे भारत के एक महान मित्र और शुभचिंतक रहे। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार और गहरा करने के लिए बहुत कुछ किया। मुझे उनके साथ अपनी मुलाकात बहुत ही प्यार और स्पष्ट रूप से याद है। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि जापान और वास्तव में पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर ये एक दुख की घड़ी आन पड़ी। सत्ता गंवाने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम का बयान पहली बार खुलकर मीडिया के सामने आए उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना को हमने बनाया और हमसे इसे कोई नहीं छीन सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि तीर और कमान शिवसेना के चिन्ह है। ठाकरे ने कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है। कोर्ट जो भी फैसला करेगा हम उसे स्वीकार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का 11 जुलाई का फैसला सिर्फ शिवसेना का नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र का भी भविष्य तय करेगा। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में मध्य अवधि चुनाव की मांग भी की। वहीं महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट ने दिया एक बड़ा राजनीतिक संदेश। दक्षिण भारत की तरफ बीजेपी का विजय रथ रवाना। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की मदद से गिराई उद्धव की सरकार। इसके अगले दिन हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। अब तेलंगाना में होगी बीजेपी की सरकार बनाने की जोर आजमाइश। इसके तहत बीजेपी ने अटाला राजेंद्र को सौंपे महत्वपूर्ण काम। उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल पिछले साल टीआरएस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र अन्य पार्टियों के नेताओं को बीजेपी में लाएंगे अटाला राजेंद्र। वहीं त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने विधायक की शपथ ली है। बारडोली विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में शपथ ली है और कहा कि युवराज नगर में 27 साल से सीपीआई-एम की सीट है। 2018 में मोदी लहर के समय में हार गए। इस बार हमने बहुमत से यहां जीत हासिल की है। जहां पहले सीपीआई-एम की सीट थी वहां भी अब 2023 में जीतेगी। और अब बात करते हैं खिलाड़ियों को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की बड़ी सौगात की। खिलाड़ियों को अब सरकारी दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। खेल मंत्रालय ने आज वेब पोर्टल dbtvs/sports.gov.in लॉन्च किया है। खेल मंत्रालय ने एनएसडीएफ के लिए इंटरैक्टिव वेबसाइट nsdf.ys.gov.in भी लॉन्च की है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और कोच को नगद पुरस्कार, पेंशन या खिलाड़ियों के कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं अब उन्हें सरकारी दफ्तर या कर्मचारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे पारदर्शिता आएगी। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड में अगर आपको पैसा दान करना है तो आप वहां पैसा भी दान कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जाकर दान कीजिए। आप किसी भी एक खिलाड़ी, एक खेल सुविधा, खेल प्रतियोगिताओं के लिए दान कर सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष और मेधावी खिलाड़ी पेंशन योजनाएं ऑनलाइन की गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसीएस अवनीश अवस्थी का कद बढ़ा दिया है। एसीएस अवनीश अवस्थी को ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के भी एसीएस बने हैं अवनीश अवस्थी।
दरअसल आईएएस अवनीश अवस्थी माने जाते बेहद ईमानदार और मेहनती अफसर। मुख्यमंत्री योगी के बेहद करीबी और भरोसेमंद अफसर हैं अवनीश। और अवनीश अवस्थी के पास होम के साथ ऊर्जा की भी अब एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। शिव भक्तों का उत्तराखंड देवभूमि में स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया है। कांवड़ यात्रा की तैयारी में संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर हमारा पूरा शासन प्रशासन पूरे तरीके से तैयार है। शिव भक्तों का उत्तराखंड देवभूमि में मां गंगा के तट पर स्वागत होगा। यात्रा के लिए जरूरी व्यवस्थाएं, फिर चाहे बात पार्किंग की हो, पेयजल की हो, मेडिकल सुविधाओं की हो या फिर बिजली, शौचालय जैसी सुविधाएं हो, सभी विभागों के कार्य की समीक्षा की गई और शिव भक्तों को कोई समस्या न आए कांवड़ यात्रा के दौरान, इसकी तैयारियां की गई। वहीं 10 तारीख को बकरा ईद है और इससे पहले असम सरकार का एक बड़ा फैसला, असम में गाय की कुर्बानी पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध को लेकर सरकार ने एसओपी भी जारी किया क्योंकि बकरीद है और असम के अंदर इस तरीके से बीजेपी की सरकार चल रही है। बीजेपी गाय को मां के तौर पर, गौ माता के तौर पर पूजती है। हालांकि इसको लेकर भी कई तरीके की सवाल उठते हैं, लेकिन असम में अब बकरीद पर गाय की कुर्बानी पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाया गया और प्रतिबंध को लेकर सरकार ने एसओपी भी जारी की। पीआईबी में कल हुए 50 अफसरों के तबादले। प्रज्ञा पालीवाल सहित नामचीन अफसरों के तबादले हुए हैं। प्रज्ञा पालीवाल को एडीजी पीआईबी नई दिल्ली के पद पर लगाया गया है। एसएन चौधरी को एडीजी पीआईबी जयपुर लगाया गया है। विजय कुमार को एडीजी पीआईबी लखनऊ लगाया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हो गया है। दिल्ली के एम्स में चल रहा लालू प्रसाद यादव का इलाज। बेटी मीसा भारती ने कहा, लालू जी अब बिस्तर से उठकर बैठ सकते हैं, सहारे की मदद से खड़े भी हो सकते हैं। लालू जी की सेहत अब काफी बेहतर हो चली है। देश के तिरंगे के कपड़े में बदलाव को लेकर विरोध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिरंगे को लेकर बदलाव का विरोध जताया है। सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड के इंचार्ज डॉक्टर अजय कुमार का बयान और कहा कि बीजेपी सरकार ने पॉलिएस्टर निर्मित राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण, आयात की अनुमति के लिए भारतीय झंडा संहिता में संशोधन का फैसला लिया है। ये निर्णय इस कड़वी सच्चाई की याद दिलाता है, हमारी छद्म राष्ट्रवादी सत्ताधारी पार्टी को हमारे स्वतंत्रता संग्राम की कोई समझ नहीं। संशोधन को वापस लेने संबंधी कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ की मांग से सहमत है। दरअसल 30 जुलाई 2022 को ध्वज सत्याग्रह आयोजित करने के फैसले भी किए गए और उसका भी समर्थन किया जा रहा है। गुरुग्राम में विहिप और बजरंग दल का ऐलान। कट्टरपंथियों से आत्मरक्षा के लिए हथियार दिलाने का ऐलान किया गया है और कहा गया कि हिंदुओं को शस्त्र लाइसेंस चाहिए तो मदद करेंगे। हिंदुओं को धमकी मिलने पर मदद की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया जिस पर आप फोन कर सकते हैं और अगर आपको कोई धमकी दे रहा है या आप लाइसेंसी हथियार चाहते हैं तो कमाल की बात है, ये दो दल जिनमें एक विहिप और दूसरा बजरंग दल वो सहायता करेगा। साइबर हमलों को लेकर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा। मलेशिया, इंडोनेशिया से साइबर हमले हुए। 2 हैकर समूहों ने भारत में साइबर हमले किए। 2000 से ज्यादा वेबसाइट इस दौरान हैक की गई। नुपुर शर्मा की घटना के बाद साइबर हमले हुए हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया सरकार को बाकायदा चिट्ठी लिखी गई। एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। 1 जुलाई को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। केंद्र को नोटिस जारी कर रोहित रंजन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत दी है। मोहम्मद जुबैर को 5 दिन की सशर्त अंतरिम जमानत दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस देकर जवाब भी मांगा है।
नुपुर शर्मा मामले से चर्चा में आए थे आल्ट न्यूज की सह संस्थापक जुबैर। हालांकि जमानत के बाद भी जेल से नहीं छूट पाएंगे मोहम्मद जुबैर, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एक अन्य केस में न्यायिक हिरासत में है जुबैर। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को अंतरिम जमानत देते हुए दिशा निर्देश दिए। मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट पोस्ट नहीं करने के निर्देश दिए गए। चीनी लड़ाकू विमानों के भारतीय सैनिकों के करीब उड़ान भरी। चीन की सरहद पर भारतीय वायुसेना ने तुरंत विरोध दर्ज कराया। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, जून के आखिरी सप्ताह में करीब सुबह 4 बजे ये घटना घटी थी। लद्दाख सेक्टर में विवाद वाले क्षेत्र के बेहद करीब भरी गई थी ये उड़ान। तब वहां तैनात सैनिकों ने देखा था इस विमान को और सीमा क्षेत्र में तैनात स्वदेशी रडार में भी इसे पकड़ा गया था। इसके बाद विरोध दर्ज किया गया था और विरोध दर्ज करने के दौरान यह बताया गया था कि आप इस तरीके की हरकतों से बाज आइए।